साथियों नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम समास पर बात कर रहे थे और उसमें तत्पुरुष के कुछ भेदों पर बात की थी, अव्ययीभाव समास पर बात की थी और आज हम जो तत्पुरुष समास के सबसे बड़ा भेद जो है कर्मधारय समास, उस पर बात करेंगे। कर्मधारय समास का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि जिसने कर्म को धारण कर रखा है। तो यहाँ जो कर्म है वो है विशेषता। कर्म के कई अर्थ हैं, परंतु यहाँ जो कर्म का मतलब है, मूल अर्थ तो वही है, कर्म कार्य करना। यहाँ है कि जो विशेषता धारण कर लेता है वो समासिक पद जिसमें कोई पूर्व पद या कई बार उत्तर पद विशेषता धारण कर लेता है। अधिकांश तो पूर्व पद ही होगा, कई बार उत्तर पद भी आ जाता है। तब जो विशेषता धारण कर लेता है तब हम उसको कहते हैं कर्मधारय समास। तो इसमें ये 3-4 प्रकार से इसको व्याख्यायित करते हैं हम। विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान और या फिर इधर उपमान आ जाता है उधर उपमेय आ जाता है। और कई बार ये दोनों ही विशेषण के तौर पर आते हैं और किसी तीसरे विशेष्य की विशेषता बता रहे होते हैं। अब इस प्रकार ये कर्मधारय समास हमारे सामने आता है। उदाहरण के लिए देखो, जैसे जब विशेष्य आमतौर पर संज्ञा शब्द होता है, जैसे शब्द है नीलोत्पल। उत्पल कहते हैं कमल को, तो नीला उत्पल। तो यहाँ उत्पल क्या है? संज्ञा है, और जो नीला है वो विशेषण है। तो यहाँ ये जब इस प्रकार विशेषता बता रहा शब्द आए, एक तरफ संज्ञा है, तब भी कर्मधारय समास होगा। दूसरा उपमेय उपमान। उपमेय उपमान मतलब एक, इसको पहले इसको रखेंगे और इसको बाद में रखेंगे। 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। कैसे कि जैसे उपमेय उपमान मतलब जैसे विशेषता बतानी है। कैसे विशेषता बतानी? जैसे मुख, तो मुख कैसा है? चंद्रमुख, चंद्रमा के समान। तो अब ये जो चंद्र है वो उपमान है और मुख है वो उपमेय है। यहाँ आ जाए, उल्टा आ जाए, मान लो मुख चंद्र। यहाँ चंद्र क्या हुआ? उपमान, और मुख उपमेय होगा। अब चौथा हमने विशेषण किया, विशेषण और दोनों तरफ विशेषण हो। ये है जैसे शीतोष्ण, मतलब कोई किसी इस जलवायु के बारे में बात करते हैं तो शीतोष्ण उसके लिए विशेषण हो गए। 2 प्रकार विशेषण हो गए कि वो जलवायु शीत भी है और उष्ण भी है। सरल उदाहरण हमारा हिंदी का देख लो, हरा भरा। जैसे कोई जगह की बात कर रहे हैं, कोई पार्क की बात कर रहे हैं, कोई खेत की बात कर रहे हैं, तो खेत कैसा? हरा भरा, मतलब हरा भी है और वो सघन है, चितराया हुआ नहीं है। तो ये दोनों विशेषण है, ये भी दोनों विशेषण है। तो ये जब इसमें एक शब्द विशेषण और विशेष्य भी हो सकता है, एक शब्द उपमेय उपमान भी हो सकता है, और ये दोनों संज्ञा शब्द भी है। एक तरह से दोनों संज्ञा है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई और ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। ये भी दोनों संज्ञा है, ये दोनों विशेषण है। तो ये संज्ञा के रूप, दोनों संज्ञा के रूप में भी आ जाते हैं। जहाँ उपमेय उपमान होगा वह संज्ञा के रूप में आ जाएंगे, और जहाँ विशेषण विशेष्य होगा वहाँ एक संज्ञा और एक विशेषण आएगा। और जब दोनों विशेषण भी आ सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये चारों
रूप में जब भी आते हैं तब समास कौन सा कहलाएंगे? कर्मधारय समास कहलाएंगे। समझ लो इसको। विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता बताता है। विशेष्य किसको कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है, संज्ञा शब्द आएंगे। उपमेय, जिस उपमेय का अलंकार का शब्द है जिसको हम वर्णित करते हैं या जिसकी हमें बात करनी है, जो हमारे सामने प्रस्तुत है, उसको उपमेय कहते हैं। इसके लिए एक सरल सी बात याद कर लो कि देखें, जैसे मुख मयंक, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इस एक चौपाई को याद कर लो कि अब जो मुख है, हम बात किसकी कर रहे हैं? मुख की बात कर रहे हैं, मुख की विशेषता बता रहे हैं। मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। सम माने समान है, मंजू माने सुंदर है, मनोहर माने मन को हरने वाला है। तो एक अलंकार उपमा है या रूपक है, उसमें 4 शब्द होते हैं, उपमेय और उपमान और वाचक और धर्म। ये 4 चीज़ें होती हैं। यहाँ धर्म का मतलब है उनमें बराबरी क्या है, कि जैसे ये सुंदरता की और मनोहरता की बराबरी है। वाचक मतलब समानता किस शब्द से द्योतित कर रहे हैं? सम से कर रहे हैं। किसके समान बताया जा रहा है? किसके समान बताया जा रहा है? चंद्रमा के समान बताया जा रहा है, तो चंद्रमा यहाँ उपमान है। किसकी बात की जा रही है? उसको कहते हैं उपमेय, वो है मुख। तो देखो, मुख है उपमेय, उपमान कौन सा हुआ? मयंक। वाचक कौन सा हुआ? सम। ये धर्म कौन सा हुआ? ये दोनों धर्म है। इस प्रकार जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, अब पीपर पात है वो उपमान है, मन क्या है? उपमेय है। तो जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, जिसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारे वर्ण्य विषय का मुख्य विषय वस्तु का पार्ट है, वह हमारा क्या है? उपमेय है। और उसके किसी के बराबर बताते हैं तो वो हमारा हो गया उपमान। इस बात को अच्छी तरह से समझना। तो ये चारों चीज़ें ही कर्मधारय समास में उपस्थित हो सकती है। अधिकांश शब्दावली जो परीक्षा में पूछी जाती है सामान्य तौर पर, वो इसकी आएगी, विशेषण और विशेष्य की आएगी। इस बात को ध्यान से समझ लेना, इसमें कन्फ्यूजन मत होना। आपको ना तो ये पूछा जाएगा इसमें संज्ञा शब्द क्या है, ना ये पूछा जाएगा विशेषण कहाँ है, आपको कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। केवल हमारे सामने इसकी तस्वीर स्पष्ट हो जाए कि कर्मधारय समास कैसे कैसे बन सकते हैं, इसलिए इन उदाहरणों को यहाँ रखा जा रहा है। तो अब आप अच्छी तरह से जो परीक्षा पूछे जाते हैं उसकी बात हम यहाँ से शुरू करते हैं। मैं बाकी मिटा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बात शुरू करेंगे। तो ये देखो, यहाँ से अभी पहले हम करते हैं जो विशेषण विशेष्य वाला संबंध के जो उदाहरण हैं उनको देखते हैं। जैसे सागर, उसके आगे लगा देते हैं महासागर। तो ये महासागर मतलब बड़ा सागर। तो जब भी कोई विशेषण लगता है तो वह उसके अर्थ को सीमित कर देता है। अब जैसे सागर है तो सागर कोई हो सकता था, परंतु इसमें महासागर आ गया तो बड़े सागर की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो ये जन शब्द है, अब जन के आगे महाजन लगा दो तो बढ़िया के अर्थ में हो जाएगा, या महान के अर्थ में हो जाएगा। कृष्ण लगा दो, कोई दुबले पतले आदमी के अर्थ में हो जाएगा। ये कुछ भी लगा, महा लगा दो, ये कृष्ण लगा दो, ये तरुण लगा दो, ये वृद्ध लगा दो, ये निर लगा दो, वो निर्जन तो वो स्थान हो जाएगा ऐसे कुल, और सत लगा दो, सज्जन हो जाएगा, दुर लगा दो, दुर्जन हो जाएगा। अब देखो, जन तो एक ही है, ये है संज्ञा शब्द, ये है विशेष्य शब्द, और इसके सामने ये जो लग रहे हैं ये सब इसके विशेषण हैं। तो ऐसे कोई भी जब उदाहरण आपके समक्ष आते हैं तो वो उदाहरण सारे कर्मधारय समास के होंगे। महत्वपूर्ण जो आपको बताया कि नोट्स में मुख्य क्या है, मुख्य यही उदाहरण आएंगे जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। तो अब
इस प्रकार देखो, आपने यहाँ जन लगाते ही खुला अर्थ है, जैसे कृष्ण लगा दिया, महा लगा दिया, तरुण लगा दिया, युवा लगा दिया, वृद्ध लगा दिया, तब इसका अर्थ अलग अलग क्षेत्र में सीमित होता जाएगा। तो हम जो गुणवाचक विशेषण है इसमें ये गौर करना, गुणवाचक विशेषण ही इस कर्मधारय समास के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये नोट कर लेना अच्छी तरह से, गुणवाचक। अब गुणवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं, उससे आप इस समास की पहचान आसानी से कर सकते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण में हम मोटा मोटी तौर पर कुछ एक उसका विभाजन आपके समक्ष रखते हैं। उसके बाद आप बहुत सारे उदाहरणों को इस कर्मधारय समास के उदाहरण के रूप में याद कर पाएंगे। जैसे पहला, जैसे रंग है। अब रंग के संबंधित जितने भी उदाहरण हैं, नीला, पीला, काला, नील, श्वेत, इससे संबंधित जो भी आ जाए, श्वेत कमल, नील गगन, नीलोत्पल, कुछ भी आ जाए, ये इसी के उदाहरण होंगे। रंग के मामले में ये हो जाएंगे। दूसरा दशा, तीसरा आकार, चौथा गुण, पांचवा स्वाद, छठा गंध। अब दशा का मतलब उसकी स्थिति कैसी है, कमजोर है, मजबूत है, कृश है, तो वो सारे इसी में उदाहरण आ जाएंगे। रंग में ये एक एक उदाहरण लिख देता हूँ, पीला, नीला, जो भी है। आकार, बृहत, लघु, छोटा, मोटा, बड़ा, लंबा, पतला, ये सब आकार में आ जाएंगे। गुण, दयालु है, कृपालु है। और स्वाद, जैसे मृदु, मतलब मीठा स्वाद, खट्टा स्वाद, कसेला स्वाद, तो जो भी आएगा इसमें वो इसमें आ जाएगा। गंध में सुगंध, दुर्गंध, खुशबू, बदबू, सब इसमें आ जाएंगे। उसी प्रकार ये साथ साथ आप लिखते जाना, मैं यहाँ उनको समझा रहा हूँ। ध्वनि, जैसे कर्कश ध्वनि, मंद ध्वनि, तीव्र ध्वनि और मधुर ध्वनि, कटु ध्वनि, ये सब इसमें आ जाएंगे। उसी प्रकार दोष, जैसे बेईमान, निर्दयी और कठोर, मृदुल, वो सब इसमें आ जाएंगे। और स्पर्श, स्पर्श में कोई खुरदरा, मुलायम, मृदुल, कोमल, वो सब इसमें आ जाएंगे। काल, काल मतलब समय, जैसे पुराना, नया, अधुना, पुरातन, आधुनिक, नव, वो सब विशेषण वो इसमें आ जाएंगे। स्थान, स्थान देश के स्थान से, जैसे जापानी, भारतीय, अमेरिकी, रूसी, ये सारे जो आएंगे वो इसी गुणवाचक विशेषण में आएंगे और हमारे कर्मधारय समास के उदाहरण होंगे। तो ये दिशा, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, इन सब को हम इसी में शामिल करेंगे। तो इस आधार पर आप सारे जो कर्मधारय समास के उदाहरण हैं उनको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये जितने भी आपको उदाहरण लिखाए हैं उन सब से बहुत सारे उदाहरण और भी आप बना सकते हैं। कुछ और जैसे बता देता हूँ, जैसे मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, ये इसी में आएंगे। जैसे कदाचार, दुराचार, अनाचार, अत्याचार, ये सब इसी के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। जो सत्य वाले उदाहरण सन्मार्ग, सज्जन, दुर वाले उदाहरण दुर्जन, दुर्मार्ग, दुर्भेद्य, वो सब इसी के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। तो जहाँ पर भी आपको जैसे कैसे का उत्तर देना हो, कैसे का उत्तर, कैसा या कैसे, जैसे बुद्धि कैसी और जन कैसा, तो वहाँ सब समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। इसकी आप गांठ बांध लेना। विशेषण का मतलब यही होता है कि जैसे गाय कैसी, नीली गाय, जन कैसा, वृद्ध जन, कमल कैसा, नीला कमल। तो इस प्रकार हम जहाँ विशेषण विशेष से संबंध होंगे वहाँ कर्मधारय समास होगा।
और इसका जो विग्रह है वो इस प्रकार होगा सबका ही। जैसे एक विग्रह हम समझ लेंगे, महर्षि शब्द आ गया, हमने संधि की थी तब इसमें पता था कि महाधन ऋषि होता है। तो अब इसको हम जब करेंगे कि महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि, इस प्रकार इसका विग्रह होगा। और तो ये विशेषण विशेष्य वाले जितने भी है, जैसे सागर, महासागर, तो महान है जो सागर। सदाचार, सद है जिसका आचार, या सद है जो सदाचारी, अगर सद है जिसका आचार, तो सदाचार है तो सद है, सत है जिसका आचार। क्योंकि सद शब्द नहीं होता, क्या होता है, सत होता है। तो आपको मूल शब्द ही लिखना है। तो इस प्रकार हम इसका विग्रह कर सकते हैं और इस प्रकार हम इसका समास बन सकते हैं। ये इसका मुख्य रूप है तत्पुरुष समास का, जो पहला हमने जो विशेषण और विशेष्य की बात की थी। दूसरा हमारा था कि यहाँ उपमान और उपमेय होगा, अर्थात दोनों संज्ञा पद होंगे। उसमें एक विशेषण था और एक क्या था, एक संज्ञा थी। यहाँ दोनों संज्ञा है। अब कैसे होंगे, जैसे चंद्र मुख, मुख के किसके समान, चंद्रमा के समान। ऐसे जैसे मुख मयंक, मयंक कहते हैं, पहले वो उदाहरण देख लेते हैं जहाँ उपमान पहले आते हैं। अब जैसे मीनाक्षी, आंखें कैसी, मछली के आकार जैसी। अक्षी, इसमें संधि करते हैं, मीन धन अक्षी है, दीर्घ हो जाता है, फिर वो पूरा लिखते हैं तो ये वापस में मूल में ये हर्ष पे मात्रा इस पर, और जब संधि कर जाते हैं तो दीर्घ हो जाता है, मीनाक्षी। तो मछली जैसे आंखों वाले, जैसे ये मीन है वो उपमान है। उसी प्रकार कृष काया, काया कैसी, तिनके जैसी। कृष कहते हैं तिनके को। वज्रांग, अंग कैसे, वज्र जैसे, इसी से वज्रंग बनता है, जो हनुमान जी को कहते हैं। अगर हनुमान जी के लिए यहाँ संबोधन है तब ये समास क्या बन जाएगा, बहुब्री बन जाएगा, क्योंकि वह एक किसी अर्थ में सीमित हो जाता है, तो उस समास को हम बहुब्री कहते हैं। मूल में ये समास क्या होगा, इसी उपमान उपमेय इसमें शामिल होगा। वज्रांग, वज्र से व से ब बन जाता है, रह पूरा हो जाता है, फिर वज्रंग बन जाता है। तो मूल में वज्रांग है। अंग कैसे, वज्र के समान। इसमें समानता के लिए प्रश्न पूछना है, उपमेय उपमान जान गए थे, वहाँ कैसा और कैसी के अर्थ पूछना है। उसी प्रकार बिंबोष्ठ, होठ कैसे, बिंब के समान। बिंब एक लाल रंग का फूल होता है, उसके समान लालिमा लिए हुए होठ। उसी प्रकार वज्रदेह, लाली लल अपने आता है हनुमान जी की स्तुति में, तो देह कैसे के समान, वज्र के समान। उसी प्रकार पाषाण हृदय, हृदय किसके समान, पत्थर के समान। अब देखो यहाँ पर हृदय की बात हो रही है, देह की बात हो रही है, आंखों की बात हो रही है, काया की बात हो रही है, अंग की बात हो रही है, होठ की बात हो रही है। तो ये सब क्या है, उपमेय है। और किसके बराबर बताया जा रहा है, ये उपमान के बारे में बताया। यहाँ उपमा अलंकार होता है, ये अच्छी तरह से आप नोट कर लेना। तो इसमें उपमान पहले आएगा और उपमेय बाद में आएगा। तो इसमें समतुल्यता दिखाई जाती है, समान धर्म दिखाया जाता है। और ये इस प्रकार के उदाहरण आएंगे तब भी आपको कौन से करना है, आपको कर्मधारय समास करना है। ये अंदर से कुछ नहीं पूछा जाएगा, उपमेय उपमान वाला कुछ आपको कुछ समझने की ज़रूरत है। अब दूसरा प्रकार ये आ गया कर्मधारय में। तीसरा प्रकार और देखते हैं, जिसमें अभी हमने क्या किया था कि यहाँ उपमेय बाद में लिखा था, अब उपमेय पहले लिखना है। और यहाँ ये शब्द दोनों संज्ञाएं होगी। तो यहाँ पर भी समास कौन सा होगा, वही कर्मधारय समास होगा। अब इसमें क्या है कि वहाँ समानता नहीं होकर भी समानता का आरोप किया जाता है। आरोप का मतलब क्या होता है, हमने देखा होगा भी जब पुलिस कार्रवाई होती है तो वो उसको अपराधी नहीं बताया जाता,
उसको कहा जाता है कि आरोपी है, उस पर आरोप लगाया गया है। तो आरोप का मतलब होता है कि सच्चाई अभी स्पष्ट नहीं है, उसमें तो समानता बताई जाती है, इसमें आरोपण किया जाता है, उसको मान लिया जाता है। जैसे किसी को पकड़ करके चोरी के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया जाता है, तो वहाँ उसने चोरी की या नहीं की यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, केवल उसको अंदर आरोप लगा कर डाल दिया है। तो हमें भी आरोप ही करना है, उसमें समानता है या नहीं ये कवि की कल्पना है। हमें दिखती नहीं है तो भी वो समानता बता करके अपनी बात को स्पष्ट कर देते हैं। तो रूप बांधते हैं, वो उस पर आरोप लगाते हैं। कैसे कि जैसे अब चरण है और कमल, अब कमल है, कमल क्या है? उपमान। अब बताओ पैरों की और कमल की कहाँ समानता है? परंतु कवि की कल्पना है कि उसने जो उसकी सुंदरता को चरणों पर, कमल पर आरोपित किया है कि वो कमल, जो चरण है वो कमल जैसे ही है। तो वहाँ जब पहले आता है तो यहाँ रूपक बनता है, वो आरोप लगाते हैं। तो जहाँ पर भी उपमेय पहले आ गया और उपमान बाद में आ गया, वह क्या हो गया? रूपक। ये इसमें जैसे नर शार्दुल, यहाँ नर की बात की जाती है। नर कैसा? शार्दुल रूपी, शेर रूपी। कीर्ति, कीर्ति कैसी? बेल के रूप में, कीर्ति लता। संसार कैसा? सागर जैसा, सागर रूपी। अब देखो यहाँ सब जगह वर्णन किसका होना है? इसका होना है, नर का होना है, चरण का होना है, कीर्ति की बात हो रही है, संसार की बात हो रही है, और किसके समान बताया जा, किसका रूप दिया जा रहा है? इनका रूप दिया जा रहा है। तो ऐसे उदाहरण आते हैं, तब भी आपको कौन सा समास करना है? कर्मधारय समास करना है। ये जयशंकर प्रसाद की एक कविता है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। कविता पूरे से आपको कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ वो रूप बता रहे हैं। अंबर पन घट, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी। वो दृश्य ऐसा है कि एक सखी दूसरे सखी को कहती है कि जागरी बीती विभावरी, भी रात बीत गई है, अंबर पनघट में डुबो रही, कि अंबर रूपी एक पनघट है, पानी का स्थान है, उसमें तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी डुबो रही है। मतलब उषा हो गया है, तारे विलीन हो रहे हैं और अब भी तू सोई हुई है। तो इस दृश्य का वर्णन करने के कवि ने ये रूपक बांधा है। वर्णन किसका? अंबर का। उपमान किसका दिया? पनघट का। वर्णन किसका? तारे का। उपमान किसका दिया? घट का। वर्णन किसका? उषा का। उपमान किसका दिया? नागरी का। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? उपमान कहलाएंगे। तो इस प्रकार के जब उदाहरण होते हैं तो भी हम उसको कहेंगे तत्पुरुष समास। अब तीन समास के हम छोटे छोटे हमने उपभेदों की बात की है, और चौथा जो हमारा उपभेद है उसके कम से थोड़े से उदाहरण है, परंतु आपको समझना जरूरी है, क्योंकि उसमें जब विग्रह करते हैं तो हम गलती कर देते हैं। जैसे शीतोष्ण, अब गलती क्या हो जाती है कि हम शीत और उष्ण इसका विग्रह कर देते हैं, जबकि यहाँ क्या है, किसी जलवायु की बात कर रहे हैं और उसका विग्रह कैसे होगा? जो शीत है, जो शीत है और जो उष्ण भी है, जो उष्ण है, ऐसी जलवायु को शीतोष्ण कहते हैं। जैसे हरा भरा, वैसे ही देव ऋषि, जो देव भी है और ऋषि भी है, नारद की विशेषता है, जिसमें देवता का गुण भी है और ऋषि का भी गुण है। जो राज ऋषि, ये उनके बारे में कहा जाता है, राजा जनक के बारे में कहा जाता है, जो राजा भी है, जो राजा का गुण भी है और ऋषि का गुण भी है। तो कई जगह दो दो जो विशेषण आते हैं, वहाँ पर भी ये समास कौन सा होगा? कर्मधारय का समास होगा। जैसे हमें चाहिए कि नींबू कैसे हैं, कि लाल, वो हरे पीले हैं, तो जो हरे पीले शब्द आ गया, हरे पीले नींबू, तो हरे पीले नींबू यहाँ पर क्या है? ये भी वही कर्मधारय समास है। तो हमने यहाँ देखा कि कर्मधारय समास चार रूपों में हमारे सामने आता है। वो या तो विशेषण विशेष्य में, या उपमान उपमेय में, या उपमेय उपमान में, या दोनों विशेषण के तौर पर। तो
इसके अलावा भी ये कर्मधारय समास जो विशेष जो आता है, इसमें संज्ञा शब्दों में आता है, कुछ और रूपों में भी आता है, जिसका थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करना पड़ेगा, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, और ये थोड़ा सा कर्मधारय समास समझने की चीज़ है, इसलिए आप अच्छी तरह से समझें और बहुत सारे उदाहरणों के साथ काम करेंगे तो इस समाज की समझ आपको अच्छी तरह से हो जाएगी। आप अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।